कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कश्मीर और जम्मू के बीच में भेदभाव हुआ है, ठीक है, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं। देखिए पहले भी जम्मू के साथ भेदभाव किया जाता था, अभी भी जम्मू के साथ भेदभाव किया जा रहा है। पहले थोड़ा ज़्यादा किया जाता था, अब थोड़ा कम किया जा रहा है। ज़्यादा कैसे किया जाता था वो? पहले ज़्यादा इसलिए किया जाता था कि पहले कोई भी प्रोजेक्ट आता था डायरेक्ट कश्मीर में जाता था। अब ये अब थोड़ा बहुत जम्मू को भी मिलने लगा है। पहले जम्मू को छीन के लेना पड़ता था, अब की जो केंद्रीय सरकार है वो थोड़ा बहुत सोचती है जम्मू के बारे में, दे देती है। दे देती है। जी। जैसे क्या क्या दिया जम्मू को बताओ? जम्मू को IIT मिला, IIM मिला, एम्स मिला, फिर जितने भी बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो डायरेक्ट जम्मू में अब आने स्टार्ट हो गई हैं। 370 धारा टूटने के बाद जो 370 जो एक कलंक था जम्मू कश्मीर के ऊपर, वो टूटने के बाद काफ़ी डेवलपमेंट जो है वो जम्मू संभाग के अंदर हुई है। अच्छा। अगर हम बात करें एजुकेशन फील्ड की, तो एजुकेशन फील्ड में बड़े सारे जो बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे वो जम्मू को दिए जा रहे हैं केंद्रीय सरकार द्वारा। कश्मीर में तो थे ही स्टार्टिंग से, लेकिन जम्मू को भी दिए जा रहे हैं। जम्मू एक पहली ऐसी सिटी बनी है जहाँ पे IIT भी है, IIIM भी है, IIM भी है, और जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो हैं जम्मू के अंदर अब। जी आप कह रहे हो कि 370 एक कलंक था जी जम्मू कश्मीर के ऊपर। जब मैं कश्मीर के अंदर आप लोगों ने रिपोर्टिंग देखी है, उसमें लोग कह रहे हैं कि जी इस बार हम जो चुनाव वोट देंगे, और इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर है। वो जो पीछे आपको लड़की दिखाई दे रही है वो फर्स्ट टाइम वोटर है। उसने मुझसे कहा अभी वीडियो शुरू होने से पहले कि मुझे कुछ नहीं आ रहा समझ में, नोटा को वोट देने वाली हूँ। तो मैं उससे भी बात करूँगी कि क्यों उसने ये बात कही है। तो वो मुझे कहते हैं कि जी इस बार जो हम वोट कर रहे हैं, जो इस बार हमें दिख रहा है कि वोटिंग प्रतिशत श्रीनगर में मतलब कश्मीर के अंदर ज़्यादा हो रही है, तो हम इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि हमें अपना 370 वापस चाहिए। आप कह रहे हो कलंक है, कैसे? मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। 370 वो चीज़ है जिसकी अस्थियां गंगा में बहा दी गई हैं। जब एक बार किसी की अस्थियां बह जाती हैं ना, फिर वो वापस नहीं आता, आप जो मर्जी कर लो। ये जुमले हैं जो NC और PDP द्वारा दिए जा रहे हैं कि हम आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। राष्ट्रपति जी के बयान की निंदा करना हुआ ये कि अगर आप बोल रहे हैं आर्टिकल 370 को हम वापस लाएंगे। जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, राष्ट्रपति जी ने बोल दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तो आप कौन होते हैं आर्टिकल 370 को वापस लाने वाले? और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करता हूँ कश्मीर के लोगों की, कश्मीर के लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। कश्मीर के लोग, आपके मैंने इंटरव्यू सुना, कश्मीर के लोग बोल रहे थे हम यहाँ पे मंदिर नहीं बनने देंगे। और सामने में एक चीज़ मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो हम हमेशा से कहा जाता है, अगर भारत एक सेकुलर देश है तो क्या सेकुलरिज्म का ठेका हमेशा से हिंदुओं ने लिया हुआ है? मुस्लिमों ने सेकुलरिज्म, मुस्लिम्स नहीं मानते हैं सेकुलरिज्म को, वो कोई मंदिर नहीं बनने देंगे और हम यहाँ पे मस्जिदें बनाएं। हम तो कर रहे हैं, हम तो उनको भाई मानते हैं अपना। अयोध्या के अंदर सबसे बड़ा कुरान रखा जा रहा है, जो मस्जिद बन रही है, बाबरी मस्जिद, वहाँ पे आप सभी को पता ही होगा। और अगर हम कश्मीर की बात करें, जिस प्रकार से NC और PDP द्वारा बोला जा रहा है कि जो शंकराचार्य टेम्पल है उसका नाम चेंज करके, वर्बल बोला उन्होंने कि हम उसका नाम चेंज करके तख्ते सुलेमान कर देंगे। आप लोगों ने ठेका लिया हुआ हिंदुओं के टेम्पल का, आप कौन होते हो उसका नाम चेंज करने वाले? मैं आप लोगों से पूछता हूँ। आप लोगों ने पिछले 70 साल में जम्मू कश्मीर को लूटा है, जम्मू कश्मीर को खाया है, जम्मू को कुछ दिया नहीं है। जो डायरेक्ट फंड्स आते थे आपकी जेबों में जाते थे, लगाते आप कहीं भी नहीं थे। कश्मीर के लोग तो फिर भी इनको वोट देते हैं। पिछले 10 सालों में जितना कुछ कश्मीर के लोगों को भाजपा की सरकार ने दिया है, उसके बावजूद अगर कश्मीर के लोग अभी भी इंजीनियर रशीद जैसे टेररिस्टों को जिता के असेंबली में बैठाते हैं, तो इसमें मैं बोलता हूँ कि शर्म आती है मुझे कश्मीर के लोगों को अपना भाई बोलते हुए, कि ऐसी मानसिकता उनकी किस प्रकार की है कि जो एक टेररिस्ट इंजीनियर रशीद को वहाँ से जिता के, अब क्योंकि पहले फारूक साहब उनके फेवर में थे थोड़ा बहुत, मतलब अब वो थोड़ा थोड़ा इंडियन होने लगे हैं, नेशनलिस्ट होने लगे हैं। तो थोड़ा थोड़ा इंडियन क्या हो? थोड़ा थोड़ा इंडियन ये होता है कि पहले तो वो शरेआम बयानबाजी करते थे भारत के खिलाफ, आप पाकिस्तान से बात करिए, उससे बात करिए, इससे बात करिए। अब क्या, वो थोड़ा थोड़ा सेकुलर होने लगे हैं, अब थोड़ा बहुत वो जम्मू के बारे में भी सोचने लगे हैं। तो कश्मीर के लोगों ने उनको भी मक्खी की तरह दूध से निकाल के फेंक दिया और इंजीनियर रशीद को जिताने के लिए अब उसको सीधा असेंबली में बैठा दिया हुआ। जो कि मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो व्यक्ति जेल में डिटेन्ड है वो व्यक्ति कितना ही नेशनलिस्ट होगा और वो व्यक्ति क्या सरकार चलाएगा? मुझे बताइए, क्या क्या कैसा MP बनेगा? वो क्या करेगा कश्मीर के लिए? वो कहते हैं, मैंने बात की तो कहते हैं भगत सिंह भी तो गए थे जेल में। जी, भगत सिंह गए थे, भगत सिंह भारत माता के लिए गए थे। जो इंजीनियर रशीद है वो पाकिस्तान के लिए जेल गया है, भारत माता के लिए नहीं गया हुआ।
वो तो अभी भी शरेआम वो नारे लगाता है कि नहीं पाकिस्तान से बात करो। अब मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, चाइना इनकी माँ है और पाकिस्तान है इनका बाप, खाते ये इंडिया का है, लेकिन नारे लगाते हैं पाकिस्तान। डर और नहीं लगता? मुझे पता है कितना ट्रोल किया गया वो, जब मैंने वीडियो शूट किया है पूरी इतनी ट्रोलिंग हुई है मेरी कि कश्मीर के अंदर जो जर्नलिस्ट है उन्होंने मुझे बोला कि इसको जी डिपोर्ट करो वहाँ से। तुम्हें डर नहीं लगा? ये पढ़ाई लिखाई पूरी उम्र तुम्हारी बात डर नहीं लगता। मैं एक राष्ट्रवादी विचार से आता हूँ, राष्ट्रवादी परिवार से आता हूँ। मेरे पापा 50 साल से स्वयं सेवक हैं, मेरे दादू जी स्वयं सेवक हैं। मैं इन तुच्छ जैसे लोगों से डरता नहीं हूँ। मेरे को ये गोली भी मार देंगे तो मैं फख्र महसूस करूंगा कि भारत माता के लिए मैंने अपनी जान दी है। और मैं जम्मू की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ, हम ये सोचते थे कि जब भाजपा की सरकार है कि जम्मू को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन अभी भी वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। आपका नाम? मेरा नाम केशव शर्मा है। केशव शर्मा। जैसे इस बच्चे से मैंने पूछा कितनी उम्र होगी? 22 साल? 23 साल इसकी उम्र है। इतनी सारी बातें इस बच्चे ने कहा, मतलब सारे मुद्दों को मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका घर कहाँ पर है? जी मेरा घर किश्तवाड़ से है। किश्तवाड़, जम्मू में ही आता है। जम्मू में ही आता है। तो क्या मतलब अंतर आप लोग महसूस करते हैं? क्या डिफ्रेंसिएशन कहते हैं कि भेदभाव होता है कश्मीर और जम्मू के? कैसे समझाएंगे लोगों को? जी देखिए, सबसे पहले तो देखिए, आप टूरिज़्म की बात करेंगे तो टूरिज़्म हमेशा कश्मीर की तरफ ज़्यादा देखा गया है। हमारा जो किश्तवाड़ है वहाँ पे एक जगह का नाम मड़वा वाड़वन है, वो कश्मीर से भी ज़्यादा खूबसूरत बोलते हैं। क्या नाम बताया? मड़वा वाड़वन। मड़वा वाड़वन, ठीक है। काफ़ी खूबसूरत है। वहाँ के लिए कभी प्रमोशन की नहीं गई है टूरिज़्म के लिए। अच्छी जगह। क्यों किया गया? देखिए, पुरानी सरकारों ने पहले प्रेफरेंस दी गई है कश्मीर के लिए। हम जम्मू वासियों को हमको काफ़ी वो इग्नोर किया गया है, जिसकी वजह से क्यों इग्नोर किया गया? जी, हमें बेसिकली क्या था कि उन्होंने देखा कि हमारा चल कहाँ से रहा है, कौन हमें सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली वो जो आइडियोलॉजी उनकी है वो वहीं से उनको सपोर्ट मिल रहा था, तो भाई वो उसी एरिया को सपोर्ट कर रहे थे। हमारी आइडियोलॉजी नेशनलिस्टिक थी, जो बाकी जम्मू डिवीज़न के आप देखेंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर इनके लिए करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे वोटर नहीं है, क्योंकि जो आइडियोलॉजी हमारी है वो इनकी नहीं है। तो इसीलिए बेटर है कि सारा फोकस कश्मीर पर करो। अगर आप अब क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है कि अभी जो आपके आसपास के एरियाज़ हैं उनका प्रमोशन किया जा रहा है। जैसे कि जम्मू में ही बसोली जगह है, वहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रिज बना है, वहाँ पे भी लोगों का बताया जा रहा है, उसकी प्रमोशन हो रही है। उसके अलावा हमारे अगर आप किश्तवाड़ में ही ले लेते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी जो टूरिज़म प्लेसेस है, वहाँ तक रोड कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर बन रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि वहाँ तक एक तो रीच बढ़े, जो प्रैक्टिकल फिजिकल रीच है वो भी बढ़े, और उसके अलावा उनका प्रमोशन भी कंटिन्यूसली किया जा रहा है सोशल मीडिया पे और सरकार के थ्रू, जेके टूरिज़्म के थ्रू। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। प्रमोशन हो रहा है। क्या नाम है आपका? जयवर्धिनी। जयवर्धनी, हाँ जी। ठीक है। फर्स्ट टाइम मैंने अपने मतलब नाम सुना है, जयवर्धनी। ठीक है, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। तो आप कहाँ जम्मू के ही रहने वाले हो? मैं उधमपुर से हूँ, बट मेरी फैमिली जो है वो किश्तवाड़ से ही है। किश्तवाड़ से ही है। अच्छा। हाँ जी। तो बताओ क्या इस इलेक्शन में कैसा लग रहा है? वैसे पहले तो ये बताओ। सबसे पहले तो ऑलमोस्ट 10 साल के बाद जो है जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्शंस हो रहे हैं, एंड काफ़ी इस बारी पॉजिटिव माहौल है इस बारी इलेक्शंस का, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। एंड मेरी बेसिकली ये चीज़ रहेगी कि कहाँ पे मैं प्रोटेक्टेड फील करूँ, क्योंकि 2014 से पहले जो था जम्मू कश्मीर का माहौल बहुत ख़राब था। सीधी सी बात है, स्टोन पेल्टिंग होती थी, उसके बाद टारगेट किलिंग्स होती थी, उसके बाद मैंने अपनी फैमिली से जो है लोगों को शहीद होते हुए देखा है देश के लिए। एंड इसलिए मेरे को वो चीज़ पता है कि टारगेट किलिंग्स का एक पूरी फैमिली पे क्या इफ़ेक्ट होता है। एंड मेरी इसलिए जो है एक ऐसी सरकार को जो है मेरा वोट जाएगा जो कि जो है हमें वो प्रोटेक्शन देगा। उसके बाद डेवलपमेंट तो सेकेंडरी चीज़ है, बट अगर आप एक जगह पे रह रहे हो, आप वहाँ पे प्रोटेक्टेड ही फील नहीं कर रहे हो, आपको हमेशा ऐसा रहेगा कि आप सुबह उठोगे भी या नहीं उठोगे। अगर आप एक ऐसे रीजन में रह रहे हो तो मेरे को ऐसी सरकार चाहिए कि जो मुझे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। अच्छा, तो ये देखो सीधा सीधा ही मुझे लग रहा है तुम बीजेपी को ही वोट करने वाली हो। तो क्या बीजेपी के अलावा नहीं देखो ऐसे डबल स्टैंडर्ड बात नहीं, सीधी सीधी बात कह रही हूँ मैं। मतलब ऐसा इसीलिए लग रहा है हाँ, क्योंकि ऐसा है ना, मतलब ऐसा है कि वो लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दूसरी गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती? एनसी या कांग्रेस या फिर पीडीपी, ये सब? जब से इंडिपेंडेंस हुई है, जब से जेएंडके की शुरुआत हुई, तब से हमें पता है कि सिर्फ 3 खानदानों ने जो है जेएंडके चलाया है, और वो हमें भी पता है कौन सी पार्टीज़ है। और उस टाइम पे जो जेएंडके की हालत थी, स्टोन पेल्टिंग होती थी उस टाइम पे, टारगेट किलिंग्स, क्यों कश्मीर जेनोसाइड क्यों हुआ, क्यों कश्मीरियों को अपना घर छोड़ के जम्मू आना पड़ा,
क्यों मतलब एक भी जो है आज तक हमने ऐसा नहीं सुना कि मुस्लिम टारगेट किलिंग हुई है, क्यों हमेशा हिंदू ही जो है वो मरता है। तो वो चीज़ हमें भी दिखती है कि हमें किसे वोट करना है, किसे नहीं करना है, कौन हमें वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ पे हमें सेफ्टी मिल रही है। इसलिए जो मेरा वोट सीधा बीजेपी को जाएगा। आप सही बोल रहे हैं, आई हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर इट। एंड बीजेपी जो है वो ना ही सिर्फ हमारी प्रोटेक्शन देख रही, वो एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करती है जिससे मैं सपोर्ट करती हूँ, इसलिए मेरा वोट जो है बीजेपी को। जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हो, तो जैसे कश्मीर के अंदर, जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो आप लोगों में से कई लोग मुझे कह रहे थे कि बड़ा भेदभाव उधर की कॉलेजेस में होता है, उधर की यूनिवर्सिटीज़ में जब जम्मू के बच्चे पढ़ने जाते हैं तो क्या कुछ होता है, मुझे वो आप जैसे कि वहाँ पे अब ऑब्वियसली वहाँ की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जो वहाँ पे कश्मीर के बच्चे जो ज़्यादा होंगे, एंड वहाँ पे जो है मुस्लिम डोमिनेंट पॉपुलेशन है। तो अब यहाँ के वहाँ पे हार्डली 3-4 बच्चे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली भी वहाँ पे हमें भेजती नहीं है उस वजह से। तो वहाँ पे जो मैचेस के टाइम पे देख लेंगे अगर हम, जैसे आज भी ऐसा होता है? हाँ अभी रिसेंटली हुआ था, तो वहाँ पे वो ओपनली जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ओपनली जो है मुस्लिम डोमिनेंट नेशंस को सपोर्ट करते हैं। एंड वहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट है, जो हिंदू स्टूडेंट है, वो वहाँ पे जो है कम मात्रा में होता है। जैसे तो श्रीनगर में ऐसा, मतलब कश्मीर में कम देखने को मिल रहा है, और जम्मू में ज़्यादा, डोडा वोडा में अभी इतने इनकाउंटर्स वगैरह हो रहे हैं। डोडा में अभी इनकाउंटर्स कम हो रहे हैं, पहले ज़्यादा होते थे। पहले 2014 से पहले जो डोडा की किश्तवाड़ की कंडीशंस थी। मैम 2013 का एक किस्सा याद दिलाना चाहता हूँ। जैसे 2013 में काफ़ी बड़ा दंगा हुआ था किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी वजह से मतलब एक भगत, अरविंद भगत नाम का एक आदमी था, जिसको इधर पे गोली मार के उसकी वो जो वो इंटेस्टाइन वगैरह वो सारी बाहर। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब क्या क्या होता था। हाँ, और 2018 में जैसे कि परिहार बंधुओं को मारा गया था, और 2019 में चंद्रकांत जी को मारा गया था। तो आप समझ सकते हैं मतलब टारगेट किलिंग्स कैसे होती। 2014 से पहले की बात है, ये 14 से पहले की 90s की बात है। बारशाला एक जगह है किश्तवाड़ के रास्ते में आती, वहाँ पे हर हिंदू फैमिली से, उस विलेज में जितने हिंदू फैमिलीज थे, सबके घर के मेल्स को निकाला था, लाइन में बिठाते और उनके हेड शूट किए हुए थे। अब वैसी चीज़ें वहाँ कम हो गई हैं। जैसे कि उन्होंने एक और चीज़ बताई थी, सरथल जाते टाइम एक बस थी जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे, मुस्लिम्स को अलग किया, हिंदूज उस बस के कहाँ गए, उनकी बॉडीज़ आज तक नहीं मिली हैं, वो बस पूरी कहाँ गायब होगी, वो चीज़ें आज तक नहीं पता चली हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर पहले हो रही थी और वो अब चीज़ें कम हुई हैं, तो हमें भी दिख रहा है कि किस चीज़ की वजह से वो कम हुई है, कौन सी गवर्नमेंट जो है उस चीज़ पर एक बैरियर लगा रही है इन चीज़ों पर, तो वो हमारी इस वजह से। लेकिन जब आप दूसरी पार्टीज को सुनते हो कि सिर्फ बीजेपी को ही सुनते हो, किसी को सुनते ही नहीं हो? दूसरी पार्टीज को भी सुनते हैं। हाँ जी, दूसरी पार्टीज सुनते हैं। हाँ, इसको रिलीज करने की बात पढ़े हैं अब सब सबके। हाँ, एनसीपीडीपी का मैनिफेस्टो आया, उन्होंने बोला कि हम हाईवेज पे जितने भी नाके वो हटा देंगे। क्यों? उसकी वजह से कितनी नशा तस्करी होगी, उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी, टेररिस्ट को डिपोर्ट किया जाएगा। तो वो चीज़ें हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कि सेफ्टी इश्यूज़ कितने बढ़ेंगे, वापस वही चीज़ें हो जाएंगी जो 2014 से पहले की थी। तो इस वजह से जो है हमारा जो इंक्लिनेशन है, ये लोग तो कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ला दी, बेरोजगारी बहुत ला दिया। कश्मीर में तो इसी कोरोना में ज़्यादा सुनती हूँ। अब वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम बेरोज़गारी, वो लोग बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, उनके पास एक ऑल्टरनेट, हाँ ठीक है। उनके पास ऑल्टरनेट्स भी हैं, उनके पास टूरिज़्म है, उनके पास उसके बाद ज़मीनें हैं। अब एम्प्लॉयमेंट ऐसी चीज़ नहीं है कि जो तुम्हें घर पे बैठ के मिलेगी, उसके लिए तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर उनकी आइडियोलॉजी वही है, उनकी ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी है कि उन्हें, अगर उनके दिमाग में वो जो 10 साल पहले जो चीज़ भरी गई थी, अगर वही उनके दिमाग में, तो वो बाहर जाएंगे ही नहीं, वो काम करेंगे ही नहीं। पहले उनको लोगों को घर बैठ के पत्थर फेंकने के पैसे मिलते थे, अब वो चीज़ उन्हें नहीं मिल रही है, तो उन्हें ये चीज़ नहीं पता कि उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बाहर जाके काम ढूंढना पड़ेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट घर बैठ के अनएम्प्लॉयमेंट ही होगी, उनको बाहर जाके काम करना पड़ेगा, अपना जो दिमाग है वो सही जगहों पे लगाना पड़ेगा। अच्छा, 370 के लिए जैसे आप लोग उसको वेलकम करते हो, नहीं आना चाहिए, आपने कहा कि गंगा जी में बहा दी उसकी अस्थियाँ, ये वो ठीक है, काला कानून बोला, लेकिन वो लोग कहते हैं कि जी ये था तो हमारा कल्चर सुरक्षित था, हमारी नौकरियाँ सुरक्षित थी, अब दूसरे प्रदेश के लोग आएंगे और हमारी नौकरियों पर, हमारे ज़मीन पर, हमारे कल्चर को दूषित करेंगे। एग्जाम्पल है बाकी स्टेट्स में भी कोई 370 जैसी चीज़ नहीं है, उनका कल्चर प्रिजर्व नहीं है क्या? वहाँ पर वहाँ के लोग एम्प्लॉयड नहीं है क्या? जो चीज़ें ये बोल रहे हैं कि वहाँ के लोग वो चीज़ एंजॉय नहीं कर रहे क्या? तो बाकी स्टेट्स में जब सेम चीज़ फॉलो हो रही है, अभी क्या है कि जो ये क्रीम खाने की आदत हो गई है ना, कि बिना दूध लिए ही सब कुछ, आपको गाय पालनी नहीं है और आपको मलाई खानी है, तो वो आदत हमको छोड़नी पड़ेगी और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।